हाँ बच्चों, तो आज हम सीधे सीधे आज के टॉपिक पर आगे बढ़ें। इससे पहले अगर आपका कोई डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो वह आप अभी हमारे सामने रख सकते हैं। किसी भी बच्चे को कुछ भी अगर पूछना हो तो पूछ सकता है। तो फिर आगे कंटिन्यू करें बच्चों। यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके, तो लेखांकन की सीमाएं शायद यहाँ से हमें पढ़ना है ना। महत्व वगैरह पढ़ लिया है, समझ में आ चुका है कि नहीं? बताइए बेटा। ओके, लेखांकन की सीमाएं यहाँ से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन एंड इफ यू हैव अ बुक तो आप अपनी बुक से उसे देख के पढ़ सकते हैं या स्क्रीन पर भी आप देख सकेंगे। देखिए, ये टॉपिक है हमारा आज का, लेखा शास्त्र की सिद्धांतों की सीमाएं। देखिए, ये लेखा शास्त्र की सीमाएं नहीं है, पहली बात तो ये ध्यान से समझ लीजिए। हम पढ़ने वाले हैं लेखा शास्त्र के सिद्धांतों की सीमाएं नहीं है, लेखा शास्त्र की सीमाएं नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेखा शास्त्र, माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज अगर आप कुछ बात कर रहे हैं किसी से। और लेखा शास्त्र के जो सिद्धांत थे उनकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं हम ये पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो लेखांकन के सिद्धांत हैं इन्हें मनुष्यों के द्वारा, अकाउंटेंट भी एक मनुष्य ही होता है, और विभिन्न अकाउंटेंट्स जो काम कर रहे थे वह काम करने के दौरान उनके जो जो अनुभव रहे हैं उन्हीं अनुभवों के आधार पर उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए जो लेखा शास्त्र में उपयोग किए जाते रहे। लेकिन ये मनुष्य ही थे, तो मानव निर्मित होने के कारण समय, स्थान और परिस्थिति तथा बढ़ते हुए ज्ञान के कारण सारे के सारे व्यापारिक संगठनों की जो मांग आती है, अकाउंटिंग जो डिमांड्स आती हैं, उनको ये सिद्धांत पूरा ही कर पाए ये तो जरूरी नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य होता है उसके ज्ञान की सीमाएं हैं और उसके द्वारा बनाए गए सिद्धांतों की भी सीमाएं हो सकती हैं। तो ये माना जा रहा है, ऐसा ऑब्जर्व भी किया गया कि भाई समय है, स्थान है, परिस्थिति है, और नॉलेज का जो क्षेत्र है वो हर क्षेत्र में लगातार बढ़ता जा रहा है। नॉलेज की सीमाएं हर क्षेत्र में बढ़ती चली जा रही हैं। तो अकाउंटिंग डिमांड्स हैं, बहुत सारी डिमांड्स हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड। ऐसा माना जा रहा है कि यह सिद्धांत पूरी तरह से उनकी मांग को पूरा करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। लेखाकार इन सिद्धांतों पर बहुत बार एक मत भी नहीं हो पाते, सहमत भी नहीं हो पाते। मतैक्य का अभाव मतलब एक मत का अभाव लेखाकारों में रहता है। तो होता क्या है कि जो लेखा शास्त्र है इनके सिद्धांतों की संख्या कितनी है यह भी पूरी तरह से निश्चित नहीं है। ठीक है, इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। तो कुछ सीमाएं हैं जिनको हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने वाले हैं। ये इसका इंट्रोडक्शन था बेसिकली कि तमाम है हालात, जिस समय जो सिद्धांत बनाया गया था वो उस समय बहुत उपयोगी हो सकता है, लेकिन कोई ये तो जरूरी नहीं बच्चों कि वो आज की डेट में भी उतना ही उपयोगी हो, है ना। सबसे पहली बात है कि हमें संख्या नहीं पता कि ये सिद्धांत कितने हैं। साइंस में जाइए तो वहां पर निश्चित है कि भाई ये इतने इतने सिद्धांत हैं, बस हो गया। कोई नया आएगा तो जब आएगा तब देखा जाएगा। यहाँ तो यह है कि एक अकाउंटेंट कहता है ये वाला सिद्धांत है, दूसरा अकाउंटेंट कहता है कि ये सिद्धांत ही नहीं है, ये तो खाली आपकी सोच है, आपकी थ्योरी है। अभी क्या है कि निश्चित संख्या नहीं है। जैसे ध्यान से सुनिएगा, निश्चित संख्या की सूची नहीं है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स, जिसे AICPA बोलते हैं, ये समय समय पर लेखांकन सिद्धांतों की सूची प्रकाशित करता रहता है। लेकिन AICPA जो सूची जारी करता है, पूरी दुनिया के लोग या यहाँ तक कि इसके जो खुद के सदस्य गण हैं वह भी उस सूची से व्यक्तिगत राय अलग रखते हैं, ऐसा भी पाया गया। कहीं संख्या से सहमति नहीं बन पाती आपस में ही, ये दोष देखा गया। ठीक है, दूसरा दोष क्या है? सिद्धांतों के प्रयोग में अंतर। ये सिद्धांतों के प्रयोग में अंतर से क्या तात्पर्य है? इसमें इन्होंने बताया कि तो आपके सिद्धांत तय नहीं थे पहले पॉइंट में, अगर सिद्धांत मान भी लिया कि ये तय है तो चूंकि इनका एप्लीकेशन जो है वो ह्यूमन
रिसोर्सेज जो होते हैं उन पर किया जाता है बेसिकली, या यूं कहें कि ह्यूमन रिसोर्सेज के द्वारा इनका उपयोग होता है। तो एप्लीकेशन यानी कि हम उनका उपयोग कैसे करेंगे, ये अकाउंटेंट अगर हम है तो हम पे डिपेंड करेगा, अगर कोई बी सी डी कोई है तो वह अपने हिसाब से उनका उपयोग करेगा। तो एक और इनमें इन पे आरोप लगता है सिद्धांतों पर लेखांकन के कि इनका जो यूज है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का यूज भी डिफरेंटली लोग कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल का आपको यूज करना ही करना है या इसी स्वरूप में करना है। व्यवसाय के स्तर की, उसका साइज कितना बड़ा है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज कितनी है, उसका नेचर क्या है, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या सर्विसेज दे रहा है या सेवाएं या खाली प्रोडक्ट खरीद करके कहीं पे बेच रहा है, ये नेचर उसके साइज या उसकी जरूरतों पर डिपेंड करेगा कि अकाउंटेंट उस सिद्धांत का उपयोग करेगा कि नहीं करेगा, और करेगा भी तो वो आंशिक रूप से करेगा या फुल्ली करेगा, ये उसको स्वतंत्रता है। और इस स्वतंत्रता की वजह से बहुत बार कंपैरिजन संभव नहीं हो पाता। जैसे एक अकाउंटेंट ने कहीं और लिबर्टी ले ली, दूसरे अकाउंटेंट ने दूसरी फर्म में कोई और उसमें पार्शली उसका यूज किया या नहीं किया, तो आप दोनों कंपनियों के बीच में तुलना नहीं कर पाएंगे। एक उदाहरण देकर के इन्होंने समझाने की कोशिश की है कि जो स्टॉक होता है, जो बिका हुआ, बिकने से बच जाता है माल, स्टॉक, उसका मूल्यांकन करना चाहेंगे ना कि कितनी कीमत का माल बचा रह गया है। तो इसके मूल्यांकन करने की कई विधियां हैं, उनमें से कुछ विधियों का यहाँ पे इन्होंने जिक्र किया है। प्रथम आना प्रथम जाना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये विधि बहुत पॉपुलर विधि है, आप भी इसे जानते हैं और आप भी इसे यूज करते हैं घर के किचन में, और यहाँ तक कि आपकी जो स्टेशनरी बॉक्स है उसमें भी। महसूस कीजिएगा, आपके पास जो सामान्य वाले ब्लैक पेन आते हैं, वन टाइम यूज वाले ब्लैक पेन आते हैं, मान लिया आपके पास 2 पेन पहले से रखे हुए थे और आपके पापा आए और वो 2 पेन और ले आए थे, तो उन्होंने 2 पेन आपको और दे दिए। तो अब आप जब यूज करते हैं पेन, तो उन्हें यूज करने का आपका तरीका क्या होता है? जब आप नया पेन लेना चाहेंगे तो जो पहले से 2 पेन रखे हुए थे वो आप पहले यूज करेंगे, और जो बाद वाले उन्हें आप बाद में यूज करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि आपको लगता है कि जो पुरानी चीज रखी है उसे पहले यूज कर लें, नहीं तो वो ऐसा ना हो कहीं खराब हो जाए। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो चीज पहले आई थी जब यूज करना होगा, आउट का मतलब है इन मतलब लाना, खरीद के लाना, आउट मीन्स यूज कर लेना या किसी को यूज करने के लिए इशू करना, दे देना। तो आप जो चीज पहले आई थी उसे आप पहले इशू करते हैं। घर के भी आपके किचन में आप देखिए इस चीज को महसूस करते होंगे। जैसे मान लिया अरहर की दाल है, पहले से कुछ दाल बची हुई थी लेकिन खत्म होने वाली थी, तो मम्मा बाजार चली गई और दाल ले आई। तो अभी जो नया वाला डब्बा है दाल का, जब आपको दाल अगर चढ़ानी है कुकर पे, तो आप कौन सी दाल यूज करेंगे, नई वाली या पुरानी वाली? जो डब्बा आपके यहाँ रखे हुए हैं दो, एक में पुरानी दाल थोड़ी सी, सर पुरानी वाली। आवाज आई नहीं, एक बार फिर से बोलिए। नई वाली यूज करेंगे? पुरानी वाली सर, पुरानी वाली। पुरानी वाली क्यों करते हैं पता है? क्योंकि हमें लगता है कि पुरानी कहीं वो खराब ना होने लगे, और वो एक बार अगर यूज हम कर लेते हैं तो वो डिब्बा थोड़ा सा साफ कर लेंगे गंदा अगर हो चुका है तो, और नया वाला डिब्बा बाद में यूज करना शुरू करेंगे। ये हर चीज के साथ होता है, शक्कर के साथ यही होगा, यही चाय की पत्ती के साथ होगा, किचन की बात खत्म करिए, बिजनेस में भी यही होता है। कोई जनरल मर्चेंट की शॉप महसूस कीजिएगा, सीधे सीधे बिजनेस की बात करता है, तो वहां पे जो भी सामान दुकानदार लेकर के आता है, आप कभी किसी मिल्क प्रोडक्ट को खरीदने गए हो और वहां पे ब्रेड का पैकेट खरीदने लगे हो, क्या आप महसूस करते हैं कि जो ब्रेड का शॉपकीपर होता है, वो जो पुराने ब्रेड होता है जिसमें जिनकी एक्सपायरी नजदीक है उनको फ्रंट में लगाता है, सामने लगाता है, और जो लेटेस्ट होते हैं उनको पीछे लगाता है अपनी तरफ? कभी अगर नोटिस किया हो, ना किया हो तो मैं बता रहा हूँ आपको। जब आप बाहर वाला उठाएंगे तो आप पाएंगे कि उसमें जो है, जैसे आज 30 जून है तो उसमें हो सकता है 2 जुलाई 1 जुलाई डेट पड़ी हो, और जब आप थोड़ा सा और गहराई में जाके देखेंगे तो उसमें कोई और ज्यादा लंबी, इसमें हो सकता है 7 जुलाई हो, 5 जुलाई हो, ऐसी डेट मिलेगी। इसका मतलब क्या है? वो ये चाहता है कि जो पुराना प्रोडक्ट है जो पहले आया था वो पहले बिक जाए। अगर ये नहीं बिक पाया 2 जुलाई तक तो फिर तो कोई इसे नहीं खरीदेगा, इससे अगर एक्सपायरी डेट निकल गई। तो सीधा सा फंडा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट।
लेकिन कुछ और भी मेथड है, जैसे लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले चीज आई है उसे पहले निकालिए। तो आप कहेंगे कि सर पहले वाला तो लॉजिकल था कि पहले जो आया उसे हम पहले निकाल दें, तो दूसरा वाला लास्ट इन फर्स्ट आउट कब यूज करते होंगे? ये भी करते हैं यूज, कब करते हैं ये बाद में हम आपको बता देंगे। अभी हमें खाली ये समझना है कि कई सारी विधियां हैं यहाँ पे। इसी में एवरेज कॉस्ट मेथड आता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड आता है, ये सब मेथड है स्टॉक के मूल्यांकन के। अब अकाउंटेंट अपने यहाँ कौन सा मेथड लगाएगा, ये उसकी लिबर्टी। नोबडी इज देयर टू से हिम कि आप यही मेथड लगाइए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर मान लिया दो कंपनियां हैं, दोनों में तुलना करना चाहे, एक ने फीफो लगा दिया, दूसरे ने लीफो लगा दिया। लीफो मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो शॉर्ट में बोलते हैं, LIFO, लीफो, ठीक है। तो फीफो लीफो बोला जाता है इन्हें। तो मेथड अगर बदल जाएगा बच्चों, तो कंपैरिजन असंभव है कि अलग अलग मेथड से स्टॉक का मूल्यांकन भी, यानी वैल्यूएशन भी अलग अलग कीमत पर होता है। तो ये दूसरा है कि सिद्धांतों के प्रयोग में अंतर है। यू हैव अ लिबर्टी इन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ लिमिटेशन ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। द थर्ड पॉइंट, थर्ड लिमिटेशन, मौद्रिक मापदंडों का लेखांकन, अकाउंटिंग ऑफ मॉनेटरी मेजर्स, यानी कि केवल उन्हीं घटनाओं का आप अकाउंटिंग में लेखा करते हैं जिन्हें मुद्रा में एक्सप्रेस कर सकते हैं या माप सकते हैं। एक्सप्रेस करना यानी अभिव्यक्त करना, मुद्रा में अभिव्यक्त करना यानी मुद्रा में लिख पाना, ठीक है। अब बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं ऐसी होती हैं जो मुद्रा में व्यक्त नहीं की जा सकती, जैसे प्रबंधक की कुशलता, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर, वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, हम उसे अकाउंटिंग बुक्स में कहीं नहीं लिख पाएंगे, ये अकाउंटिंग बुक्स की लिमिटेशन। थर्ड पॉइंट समझ में आया सभी को? कोई सवाल अभी तक किसी बच्चे? यस सर। पॉइंट, सिद्धांतों के बारे में सार्वभौम स्वीकृति का अभाव। जैसे जो दूसरे प्योर साइंसेस हैं उनके जो सिद्धांत हैं उसमें सार्वभौम स्वीकृति है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है। एवरीबॉडी इज गोइंग टू एक्सेप्ट अ साइंटिफिक प्रिंसिपल, अ साइंटिफिक थ्योरी, नोबडी इज गोइंग टू डिनाई, ठीक है ना। बट अकाउंटेंसी में कुछ लोग उससे सहमत होते हैं और कुछ लोग असहमत भी हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब क्लोजिंग स्टॉक यानी कि जो बिना बिका हुआ माल बचा रह गया है उसका जब आप मूल्यांकन करने के लिए जा रहे हैं तो उसका बाजार मूल्य या लागत मूल्य, दोनों में से जो कम होता है उसी पर उसका आप मूल्यांकन करते हैं। दोनों में से जो कम है उसका आधार बनाया जा सकता है। सवाल यह है कि कम ही क्यों हम बनाते हैं? भाई अगर कॉस्ट उसकी कम है, या तो हम तय करेंगे भाई जो कॉस्ट है उस पर हम लिखेंगे, या तो हम तय करेंगे मार्केट प्राइस पे लिखेंगे जो उसका रियल मूल्य है। लेकिन हम कहते हैं कि जो दोनों में से कम होगा हम वही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? बिकॉज वी आर वेरी कनिंग, हम बहुत चतुर लोग हैं। अगर हम कम पर लिखेंगे तो हमें लाभ कम दिखेगा, तो हमें टैक्स कम देना पड़ेगा। तो हमारा पूरा अकाउंटिंग का पूरा ना जो पूरा चक्कर घूमता है वो इस जो है उद्देश्य से घूमता है। अकाउंटिंग साइकिल ही पूरा हमारा इसी पर बेस्ड है कि हम टैक्स कम से कम दें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो हम क्यों करते हैं कि हम स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्य और बाजार मूल्य दोनों में से जो कम होता है उसी पर क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि हमें लाभ कम से कम दिखाना है। लाभ कम से कम दिखाने का एक उद्देश्य तो बच्चों ये होता है कि हमें टैक्स कम से कम देना पड़े, और दूसरा उद्देश्य ये होता है कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं अगर उसके प्रॉफिट्स ज्यादा दिखेंगे तो अननेसेसरीली बहुत सारे कंपटीटर्स आ जाएंगे यही बिजनेस करने के लिए। तो हम नहीं चाहते कि लोगों को ये पता चले कि हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, ताकि हमारा कंपटीटर्स का जो दायरा है वो कम रहे, ज्यादा लोग ना आए इसमें हमें कंपटीशन देने के लिए। तो ये कई सारे रीजन है। तो लेखांकन के सिद्धांतों की सर्व स्वीकृति का अभाव है। कुछ लोग इससे नहीं सहमत हैं कि स्टॉक का मूल्यांकन दोनों में से जो कम हो, बाजार मूल्य या लागत मूल्य, उसी पर किया जाए। ठीक है, क्योंकि इनके परिणाम अलग अलग आते हैं, भिन्न भिन्न परिणाम होते हैं। तो जिसे बोलते हैं ना यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस का लैक या अभाव पाया जाता है अकाउंटिंग सिद्धांतों के बारे में। पांचवा पॉइंट है लेखांकन परिणामों पर भावी अनुमानों का प्रभाव। देखिए परिणाम जो होते हैं वह हमारा जो हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उसके बाद जो हमें हासिल होता है वो हमारे परिणाम होते हैं। अकाउंटिंग में हम जो भी काम करते हैं उसका हमारा परिणाम ये मिलता है कि
साल के आखिर में हमें ये पता चलता है कि इतना लाभ हुआ या इतनी हानि हुई, इतनी संपत्तियां हैं और इतने दायित्व हैं। ये हमारे लेखांकन परिणाम है। ठीक, अकाउंटिंग से हमें यही तो पता चलता है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस कितना हुआ, संपत्तियां कितनी। तो ये तो हो गए लेखांकन परिणाम। इन पर भावी अनुमानों का भी प्रभाव पड़ता है, यानी इफेक्ट ऑफ फ्यूचर एस्टिमेट्स ऑन अकाउंटिंग रिजल्ट्स। जो लेखांकन सिद्धांत होते हैं उनके द्वारा भविष्य के जो अनुमान किए जाते हैं उन परिणामों को भी ये मान्यता प्रदान करता चलता है। मतलब क्या है, इसमें एक अनुमान एक समय पर अलग अलग लेखांकन विशेषज्ञों द्वारा अलग अलग लगाया जाता है। ये इसमें मैटर आएगा ह्रास का, यानी कि डिप्रिसिएशन का। कोई संपत्ति हम खरीदते हैं, यूज करते हैं, तो यूज करते करते एक साल के भीतर उसके मूल्य में कितनी कमी होगी ये एक व्यक्ति कहेगा। उसके अनुमान से हो सकता है कि जैसे कोई कार 10 लाख की खरीदी थी, साल भर चला, तो एक व्यक्ति कहेगा कि अब ये इसकी कीमत 9 लाख रह गई। दूसरा कहेगा नहीं यार ऐसे चलाई है, इसकी कीमत तो 8 लाख से ज्यादा नहीं। कोई कहेगा नहीं कार तो एकदम बढ़िया मेंटेन है, आपने इसकी बढ़िया सर्विस कराई है, एकदम बिल्कुल नहीं लग रही, इसका कीमत तो अभी 9.5 लाख होगी समथिंग। सबकी अलग अलग सोच है। इसे हम कैसे तय करें? एक अकाउंटेंट ज्यादा डिप्रिसिएशन लगाएगा, दूसरा कम लगाएगा। डिप्रिसिएशन समझते हो? एक ने 1 लाख की डिप्रिसिएशन लगाई यानी कि उसकी वैल्यू 1 लाख कम करी, दूसरे ने 50,000 ही की डिप्रिसिएशन लगाई, तीसरे ने 1.5 लाख की डिप्रिसिएशन लगा दी। उसने कहा कि नहीं 10 लाख की कार थी लेकिन साल भर चली भी तो है, तो ये 8.5 लाख की ही अब बची। 1.5 लाख उसने कटौती कर दी। उस कटौती को ही ह्रास या डिप्रिसिएशन कहा जाता है। तो ये जो मसला है ध्यान से सुनिएगा भाई, आप कार का 1 साल बाद कितना मूल्य बचा है ये कैसे तय करेंगे? ये तो सिर्फ तब तय हो सकता है जब वह कार आप बेच दें। जैसे आपने कभी महसूस किया है कि आप मान लिया खपरेला बाजार में, खपरेल बाजार अपने यहाँ है ना, और वहां पर जो फुटकर दुकान है वहां आप खरीदारी करने के लिए जाइए, और मान लिया आपने कोई एक सूट कहीं खरीद लिया। आप 2-3 लोग गए थे अपनी सारी बहनों और घर के परिवार के सदस्यों के साथ, आपने एक सूट कोई खरीद लिया था, फिर आपको लगा कि दूसरा सूट कोई और खरीदना है किसी दूसरे के लिए, लेकिन वो उसकी पसंद का सूट उस दुकानदार के पास नहीं था। तो जो आपने एक सूट मान लिया खरीद लिया था आपने अपने लिए, और आपकी दूसरी बहन के लिए खरीदना था, वो उसको पसंद नहीं आया तो आप दूसरी दुकान पे गए। तो क्या आपने कभी, हो सकता है इसे महसूस किया भी हो सकता है ना किया हो, खरीदारी करने के लिए आप में से कोई गया है कि नहीं गया है? मम्मी के साथ गए ही होंगे। तो क्या आपने महसूस किया कि जब आप अपना कोई एक सूट जो दूसरे दुकानदार से खरीद के लाए, और जब आप दूसरी दुकान पे कहते हैं कि हमें सूट दिखाइए हमें लेना है, तो कहता है कि ये सूट आप कितने का लेकर के आए? तो आप बताते हैं कि ये सूट हम 2000 का लेके आए। तो कहता है क्या मैडम आप, यही सूट जो है हमारे यहाँ 1700 का मिल रहा है, आप हमारे यहाँ आती हैं हम आपको 1700 का ये दे देते हैं। वो ये कब बोलता है? तो वो जानता है कि आप 2000 का ले आए, तो आपको 1700 बता रहा है, तो आपको लगता है ये दुकान तो ज्यादा भला है, ज्यादा अच्छा है। ये 2000 वाले को 17,000 दे रहा है, 17 मतलब 2000 वाले को 1700 देने के लिए तैयार है। इसका मतलब है कि अब जो ये सूट दिखाएगा वह सूट भी ये उचित मूल्यों पर देगा, है ना? इस तरह का मन में ख्याल आता है। तो मेरा ये है यहाँ पर कि जब तक आपने उस दुकानदार से खरीदा नहीं है वो सूट, तब तो वो 1700 बताएगा, हो सकता है वो 1500 ही बता दे। रियल मूल्य तो वो कितने में बेचेगा जब आप वही सूट उससे खरीदते, तो आपको पता चलेगा ना। जब आप कहेंगे अच्छा ठीक है तो यही वाला सूट आप एक हमें दे दीजिए 1700 का, तो अपने कर्मचारी को भेजेगा अंदर। कोई कर्मचारी अगर के आपसे कहेगा कि माफ करिएगा सर वो वाला सूट बिक गया है, अभी वो बचा नहीं है, वो आपको 1700 में नहीं दे सकता, क्योंकि आप पहले ही बार्गेनिंग करके आए अच्छी खासी। जो सूट आप 2000 में लेके आए उसकी कीमत शायद उसने 3000 बताई होगी, आप अच्छा खासा मोल भाव करने के बाद 2000 का लेके आए। लेकिन वो आपको इसलिए कह रहा है क्योंकि वो जानता है कि नाउ यू आर नॉट गोइंग टू परचेज द सेम सूट अगेन। लेकिन मान लिया आप भी बहुत ज्यादा होशियार थे, आप कम नहीं थे उससे, आपने कहा कि नहीं यही वाला आप हमें 1700 का ही दे दीजिए, हम दूसरा ले लेंगे यही पीस, तो आपको वो देगा नहीं क्योंकि उसका रेट 1700 नहीं होगा। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि कार आपने 10 लाख की खरीदी थी, 1 साल आपने यूज किया, तो आप ये कैसे तय कर सकते हैं बिना बेचे कि ये कार 8 लाख की बिकेगी या 9 लाख की बिकेगी या 9.5 लाख की बिकेगी? ये तो सिर्फ आपका अनुमान है ना। कार की कीमत बची कितनी है तो तभी पता चलेगा रियली जब आप उसे बेचें उतने की।
लेकिन जब आप बेच नहीं रहे हैं और आप सोच रहे हैं, खाली अनुमान लगा रहे हैं कि ये कार साल भर यूज हुई तो ये अब 9 लाख की बिक जाएगी, यानी कि 1 लाख की डिप्रिसिएशन आई। तो ये जो डिप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट किया जाता है बच्चों, ये केवल एक अनुमान है, ठीक है। रियल प्राइस सिर्फ तब पता चलेगा, आप कितना भी मूल्यांकन कर लीजिए कार का नया, 10 लोगों को बुलवा लीजिए, कोई बताएगा 9 लाख, कोई बताएगा 8.5 लाख, कोई 8 लाख बताएगा, कोई 9.5 लाख बताएगा। सबकी अपनी अपनी सोच है। लेकिन अगर उसी से कह दो कि खरीद लो 9.5 लाख की, तो शायद खरीदेगा नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वही दुकानदार वाली स्थिति है। तो ये सिर्फ एक अनुमान है, और ये जो अनुमान होते हैं, इस सारी संपत्तियों पर जो ह्रास हम लगाते हैं, इनका अनुमान जो हम करते हैं, तो वह अनुमान बहुत बार सही होता है और बहुत बार सही नहीं होता है। तो जो संपत्तियों का जो मूल्य हम दर्ज करते हैं अकाउंटिंग बुक्स में, कभी कभी वह सही नहीं होता है। और ज्यादातर अकाउंटेंट क्या करते हैं, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ आपको, ज्यादातर अकाउंटेंट डिप्रिसिएशन भी ज्यादा चार्ज करते हैं। जब ज्यादा डिप्रिसिएशन आप चार्ज करेंगे तो आपकी संपत्तियों का मूल्य वास्तविक में तो ज्यादा होगा, वास्तविकता में ज्यादा होगा, लेकिन आपकी अकाउंटिंग बुक्स में संपत्तियों का मूल्य कम दिख रहा होगा। इसका परिणाम ये होगा कि आपके लाभ जितने होंगे उससे कम नजर आएंगे। तो अननेसेसरली कंपटीटर्स नहीं आएंगे आपके बिजनेस में, और आपका टैक्स भी बचेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, डिप्रिसिएशन की ये जो प्रैक्टिस थी, इसे मेल प्रैक्टिस कहा जाता है, यानी कि गलत जो है प्रयोग किया जाता है, यानी दुरुपयोग कह लीजिए। तो सरकार भी थोड़ा सा चौकन्नी हो गई। अब उन्होंने विभिन्न संपत्तियों की डिप्रिसिएशन रेट्स दे दी हैं और मेथड्स भी बता दिए हैं टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप इसी मेथड से डिप्रिसिएशन लगाएंगे इस एसेट में, और इतने % ही लगाएंगे। जैसे कार के लिए उन्होंने कहा डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड लगाइए और 15% से डिप्रिसिएशन लगाइए। तो ये सरकार ने तय किया, ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ने नहीं तय किया, आईसीएआई ने तय नहीं किया, ये तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तय कर लिया। लेकिन अभी भी आईसीएआई इसके लिए छूट प्रदान करता है। तो ये अकाउंटिंग सिद्धांत जो है उनकी सीमा में जरूर आता है कि इसमें अभी ये फिक्स नहीं है। हाँ, सरकार को तो पता है कि अगर आप चतुराई करेंगे तो उसको रास्ते पता है कि हम कैसे आपका जो टैक्स आप बचाना चाहते हैं, हम कैसे आपसे टैक्स वसूल कर पाएंगे। तो वो उसके एक्सपर्ट हैं, वो तो आपसे टैक्स वसूल कर ही लेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये जो लिमिटेशंस थी, कुछ थी 5 लिमिटेशंस हैं, आपको शायद समझ में आई होंगी। अगर आप में से किसी भी बच्चे को किसी भी लिमिटेशन में लगता है कुछ, पहला पॉइंट निश्चित संख्या का अभाव, ये क्लियर है। दूसरा, सिद्धांतों के प्रयोग में अंतर। सिद्धांत तो बने हुए हैं, उनका प्रयोग भी, क्योंकि कई सारे सिद्धांत हैं, कौन सा सिद्धांत कौन सा मेथड प्रयोग करेगा अकाउंटेंट, ये उसकी अपनी आजादी है। मौद्रिक मापदंडों का लेखांकन जो ये बताता है कि केवल और केवल मनी में एक्सप्रेस किए जाने वाले जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, आप उन्हें ही अकाउंटिंग में दर्ज करते हैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण ऐसे तथ्य होते हैं, जैसे प्रबंधक की कुशलता, उसका स्वास्थ्य, अस्वास्थ्य, उसका स्वभाव, है ना, अच्छी नीतियां बिजनेस की जो एम्प्लॉइज को मोटिवेट करती हैं। बीच बीच में अगर आपने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम, मोटिवेशनल प्रोग्राम किसी बड़े मोटिवेटर का आपने किया है, तो उसका प्रभाव, ये प्रभाव वगैरह इसमें अध्ययन नहीं किया जाता, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, ठीक है। सिद्धांतों के बारे में लोग एकमत नहीं है, उनमें सार्वभौमिक स्वीकृति नहीं है, और लेखांकन परिणामों पर भावी अनुमानों का प्रभाव, हम जो भी लाभ और हानि तय करते हैं, जब हम डिप्रिसिएशन लगा रहे होते हैं, तो हमने डिप्रिसिएशन अगर कम लगा दी तो हमारा लाभ ज्यादा दिखने लगा, अगर डिप्रिसिएशन ज्यादा लगा दी तो लाभ कम दिखने लगा। तो हमारे जो परिणाम आ रहे हैं वो केवल हमारे अनुमानों से प्रभावित हो रहे हैं। हम डिप्रिसिएशन को मान रहे हैं कि कम लग गई, संपत्ति के मूल्य में ज्यादा कमी आई, हमने मान लिया, तो हमने ज्यादा डिप्रिसिएशन लगा दी, तो हमारा लाभ घट गया। तो हमारे एक अनुमान से हमारे उस बिजनेस का, जिसमें हम बहुत मेहनत करके लाभ और हानि तय करने वाले हैं, वह भी अनुमानित ही लाभ है अगर एक तरह से देखा जाए, क्योंकि वो सीधे सीधे डिपेंड करता है डिप्रिसिएशन हमने कितनी लगाई इस पर। बात समझ में आती है बच्चों? तो ये थी लेखांकन की सीमाएं। इसके बाद आता है लेखांकन की अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। इसमें जो कुछ भी अब आप पढ़ने वाले हैं उसे अलग अलग रूप में आप कई कई बार सुन चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए आप पॉइंट नंबर 2 पे अगर देखें, मुद्रा माप की अवधारणा, तो अभी हम पढ़ रहे थे लिमिटेशंस में कि अकाउंटिंग में केवल उन्हीं घटनाओं का लेखा होता है जो मौद्रिक प्रकृति की होती है, यानी कि जिन्हें आप मनी में व्यक्त कर सकते हैं।
तो यही बात सिद्धांत है जिसे आप मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलते हैं, यानी कि आप केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को लिखेंगे जिनमें एक तो मुद्रा शामिल है और जिन्हें आप स्वयं मुद्रा में अभिव्यक्त कर सकते हैं या माप सकते हैं। ठीक है, इससे लेखाशास्त्र का क्षेत्र सीमित हो गया। अब जिस ट्रांजैक्शन में मनी शामिल नहीं है वो ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग का सब्जेक्ट मैटर नहीं है, वो अकाउंटिंग में लिखा ही नहीं जाएगा। एक उदाहरण है कि किसी कारखाने में मान लेते हैं हड़ताल हो गई, कारखाना समझते हैं फैक्ट्री, किसी फैक्ट्री में हड़ताल हो गई या दुर्घटना में किसी अधिकारी, प्रमुख अधिकारी की मृत्यु हो गई, या कंपटीशन के कारण, प्रतिस्पर्धा के कारण किसी बहुत अच्छी वस्तु का निर्माण हो गया है। ये सारी घटनाएं आपके बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण है। आप इन्हें कहीं और रिकॉर्ड कर सकते हैं लेकिन लेखा शास्त्र में इनका लेखा नहीं होगा, क्योंकि इसमें कितने रुपए की हड़ताल हुई या कितने रुपए की मृत्यु हुई ये तो नहीं तय कर सकते बच्चों, है ना। तो आप इन्हें अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये बेसिकली मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है। आप केवल और केवल मनी में मापी जाने वाली बिजनेस ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं। तो ये तो सेकेंड था। पहला वाला भी पढ़ लेते हैं जरा। पहले में क्या है, व्यवसायिक अस्तित्व की अवधारणा, बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट। इसका तात्पर्य यह है कि जो बिजनेस है, व्यवसाय, और दूसरा है व्यवसाय का स्वामी, ये दोनों अलग अलग हैं, इनका अस्तित्व अलग अलग है। जनरली क्या होता है, जो एक जनरल मर्चेंट है, मान लिया जनरल मर्चेंट यानी कि सोल प्रोप्राइटर, एकाकी व्यापारी, उसके खुद के बिजनेस में और उसमें कोई बहुत अंतर नहीं माना जाता। उसे घरेलू उपयोग के लिए कोई चीज खरीदनी है और उसकी दुकान में अगर उपलब्ध है तो सीधे सीधे उठा लेता है, अपने घर लिए चला जाता है ना। अगर बिजनेसमैन ने मान लिया किसी से कोई कर्जा लिया हुआ है बैंक से उस बिजनेस के नाम से, तो बैंक जो है उस बिजनेसमैन की संपत्तियां तक जो है वो नीलाम करा सकता है अपना पैसा वसूल करने में। तो बहुत बार हमें बिजनेस में और बिजनेसमैन में कोई अंतर दिखता नहीं है और बहुत बार होता भी नहीं है। लेकिन लेखा शास्त्र जो है वह बिजनेस को और बिजनेसमैन को दोनों को अलग अलग देखता है और इसी दृष्टिकोण से वह लेखा करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर बिजनेसमैन ने एक कार खरीद रखी है जो कि बिजनेस में यूज में आती है, उसे वैन मान लीजिए, कोई एक वैन है जिसे वो सामान लाता है और ले जाता है, ठीक है। लेकिन मान लिया उसी कार का उसने उपयोग किया है अपने घर में मान लेते हैं वही जो कार थी उसी कार से वो पिकनिक पे चला गया। तो जब वो पिकनिक पे गया तो उसमें मान लेते हैं 5,000 का पेट्रोल खर्च हुआ या डीजल खर्च हुआ। तो 5,000 का जो डीजल खर्च हुआ है उस कार का, वो बिजनेस का खर्चा नहीं है क्योंकि वो तो फैमिली ट्रिप पे गया था, तो उसे बिजनेसमैन का खर्चा माना जाएगा। और ऐसा करते हैं उसके व्यक्तिगत खाते में लिख दिया जाएगा कि ये बिजनेसमैन को बिजनेस ने 5,000 रुपए दिए। जब कभी भी बिजनेस से बिजनेसमैन अपने उपयोग के लिए पैसा निकाल लेता है तो उसको आहरण या ड्राइंग्स कहा जाता है। ड्राइंग्स माने होता है बिजनेस से निकाल लेना पैसा उतना। और जब कभी भी व्यापारी बिजनेस में कुछ पैसा डालता है, अपना पैसा लगाता है, तो उसी को कैपिटल या पूंजी कहा जाता है। तो बिजनेस में व्यापारी जो भी पैसा देगा उसे पूंजी के रूप में और जो पैसा निकालेगा उसे ड्राइंग्स के रूप में लिखा जाता है हिसाब किताब में। जो पैसा वो निकाल ले जाता है ड्राइंग्स के रूप में, उस पैसे से उसकी पूंजी जो उसने शुरुआत में लगाई होती है वो कम होती चली जाती है। और ये किस सिद्धांत के अंतर्गत होता है, व्यवसायिक अस्तित्व की अवधारणा, बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट, जो ये मानता है कि व्यवसायी के निजी व्यय उसके अपने हैं, वो व्यवसाय के व्यय नहीं है, तो वो निजी व्यय वो बियर करेगा। अगर हम ठीक ठीक लाभ या हानि तय करना चाहते हैं तो व्यवसायिक व्ययों को ही केवल व्यवसायिक आय से घटाइए तो लाभ पता चलेगा। अगर हम व्यापारी के पारिवारिक व्ययों को भी उसमें हम घटाने लगे तब तो हमारे बिजनेस का दिवाला निकलना तय है, क्योंकि व्यवसाय परिवार में तो सारे खर्चे आते हैं और उस बिजनेस में जिसमें परिवार के भी खर्चे चल रहे होंगे वो भी दिखाए जा रहे होंगे तो वो तो कभी प्रॉफिट में चल ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही। तो ये दो अवधारणाएं आपने पढ़ी हैं। इसके बाद में आती है अवधारणा नंबर 3, चालू व्यवसाय की अवधारणा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट ये बताता है कि कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस शुरू करता है तो वह यह मान के चलता है कि हमारा जो ये बिजनेस है ये एक अनंत काल तक चलने वाली संस्था है, ये कभी बंद नहीं होगा। क्या आप कभी ये सोच करके बिजनेस की स्थापना करते हैं कि साल भर बाद हम इसे बंद कर देंगे?
बिजनेस के बारे में तो हाँ, आपको पता है कि यह संस्था शुरू हुई है, तो ये संस्था हमारे समय में भी चले, हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वह भी इसका लाभ उठाते चले। तो बिजनेस, व्यक्ति भले बदल जाएगा लेकिन बिजनेस जो है वो अनंत काल तक चलेगा, ये माना जाता है। और इसी विचार के अंतर्गत हम क्या करते हैं, एक वर्ष में केवल उसी वर्ष से संबंधित आय और व्यय उस वर्ष में दिखाते हैं। अगर हमने कोई खर्चा ज्यादा पे कर दिया जिसका लाभ अगले वर्ष तक जाएगा, तो हम उतना व्यय हमने दे तो आज दिया, मान लिया हमने 15 महीने का किराया दे दिया, साल में महीने तो 12 ही होते हैं, तो 3 महीने आगे के थे उसका भी किराया हमने अगले साल का भी दे दिया। तो हमने 15 महीने का किराया हजार के हिसाब से मान लेते हैं 1500 रुपए दिए। इस साल का किराया केवल 1200 था, तो हम 1500 रुपए खर्चा दे चुके हैं। मगर जब हम खर्चे जहां दिखा रहे होंगे लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में, तो रेंट के हम लिखेंगे 1500, लेकिन उसमें लिखेंगे लेस प्रीपेड रेंट। प्रीपेड माने जो एडवांस में हम दे चुके हैं, पूर्व दत्त, और वो 300 घटा करके, क्योंकि वो अगले वर्ष से संबंधित, वो 300 घटा करके इस साल से संबंधित केवल 1200 ही हम रेंट के तौर पे दिखाएंगे। ये बात शायद आपको समझ में आ रही होगी, यानी कि हमने केवल उतने ही व्यय दिखाने हैं जो इस साल से संबंधित होते हैं, और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो अगले साल से संबंधित, उन्हें अगले साल ही दिखाएंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, तो जो खर्चा जिस साल से संबंधित है वो खर्चा उसी साल दिखाया जाए। तो इसीलिए कुछ एडजस्टमेंट करते हैं जिनमें अदत्त व्यय आता है, पूर्वदत्त व्यय आता है, उपार्जित आय आती है और अनुपार्जित आय आती है। इनके बारे में एक दो बार मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर बताता चलता हूँ। पूर्वदत्त व्यय का अभी मैं उदाहरण आपको दे ही रहा था, जैसे किराया है, इस साल का किराया तो आपने दिया ही, साथ ही साथ अगले वर्ष के 3 महीनों का भी किराया दे दिया। तो जो अगले वर्ष के 3 महीने होंगे, अप्रैल मई जून, वो बेसिकली पूर्वदत्त व्यय कहलाएंगे, प्रीपेड, पहले दिया हुआ खर्चा। ठीक है। अगर कोई खर्चा ऐसा है जो इस साल हमने यूज तो कर लिया लेकिन उसका पेमेंट अभी नहीं किया है, तो इसको अदत्त व्यय बोलेंगे, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोला जाएगा। इसी तरह से कोई इनकम है, अगर आपने कमा ली है लेकिन आपने इनकम कमा ली, वो अभी आपको मिली नहीं है, रिसीव नहीं हो पाई, यू हैव अर्नड इट बट यू हैव नॉट रिसीव्ड इट। ओके, तो इसे बोला जाएगा इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। सिंगल एक वर्ड इसके लिए जो यूज होता है वह होता है एक्रूड इनकम, ACCRUED, एक्रूड। ठीक है, एक्रूड इनकम यानी उपार्जित आय। और अनुपार्जित आय का मतलब होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अभी आपने ये इनकम कमाई नहीं है लेकिन आपको एडवांस में मिल गई है। तो ये कुछ जो एडजस्टमेंट होती हैं, जो अकाउंटिंग जो देखा करते हुए आप जिनका अनुपालन करते हैं, जिन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये सारी एडजस्टमेंट इसी अवधारणा के अंतर्गत निकल के आती हैं कि आप एक साल से संबंधित ही खर्चे और आय उस साल दिखाएं, अगले साल से संबंधित ना दिखाएं। ठीक है, चालू व्यवसाय की अवधारणा आप समझ गए होंगे। इसी आर्थिक चिट्ठे में स्थायी संपत्तियों का लागत मूल्य पर दिखाना चाहिए, बाजार मूल्य पर नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि हमने जितने का खरीदा था हम उसी ही मूल्य पर उसे दिखाएं, क्योंकि हमारा बाजार मूल्य हमारी लागत पूरी आई। तो कोई भी संपत्ति कितने की पड़ी है उसके आधार पर उसका मूल्य तय होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई एक LED टीवी खरीदते हैं, मान लेते हैं 40,000 का आपने LED टीवी खरीदा और आप उसे घर पे लेके आए। तो जब आप LED टीवी खरीद के लेकर के आते हैं, तो मान लेते हैं कि एक कोई रिक्शा वाला था, आपने उसको किया और कहा कि आप घर तक पहुंचा दीजिएगा, उसने आपसे 200 रुपए और लिए। अब कोई अगर आपसे पूछे कि ये टीवी कितने का पड़ा, तो आप उसको क्या बताते हैं, कितने का पड़ा, उसकी कॉस्ट कितनी की आएगी? 40,000 तो आपने दुकानदार को दिए और 200 रुपए आपने उसको रिक्शे वाले को दिए, तो आप क्या बोलते हैं, इसका मूल्य कितना है, 40,000 या 40,200? 40,000। उसका मूल्य 40,200 आप मानेंगे। आप बोले भले 40,000, क्योंकि 200 अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं है, आप 40,000 बोल सकते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि वो 200 रुपए आपने रिक्शे वाले को दिए तो टीवी को भाई खरीदने के लिए, है ना। और मान लिया टीवी को माउंट भी करना था, वाल माउंट करना था उसको, तो 2 लोग और आए, उन्होंने उसको लगाने के लिए, उसका सेटअप करने के लिए, डिश वगैरह लगाने के लिए उन्होंने आपसे 300 रुपए और लिए। तो टीवी को लगाने के लिए उन्होंने 300 रुपए और लिए।
तो अगर कोई पूछे इस टीवी की कितनी कॉस्ट आई तो आप बोलेंगे 40,500। उसकी जो प्रोडक्ट वैल्यू वो तो केवल 40,000 है, लेकिन उसकी इंस्टॉलेशन, उसको टीवी बनाने के लिए तो आपको 500 रुपये और देने पड़े ना। तो उसकी कॉस्ट कितनी कितना का लागत आया। अब मान लिया वो बिक कितने की जाएगी मार्केट में, ये एक अनदर कंसेप्ट है। वो कितने की बिकेगी ये बहुत मायने नहीं रखेगा, आपको कितने की पड़ी है आपके लिए उसकी कीमत वही है, ठीक है ना। मान लिया आप दिल्ली जाते हैं स्वयं और वहां से वही टीवी आपको 30,000 का मिल जाता है, और वहां से दिल्ली से लखीमपुर तक लाने में आपको 5,000 रुपए खर्च करने पड़ गए, तो आपके लिए उस टीवी की कीमत कितनी होगी? 35,000। जैसा ना आप जितना पे करते हैं दैट इज योर कॉस्ट। ओके, ये हो गया बेसिकली। अगला जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा था, लागत अवधारणा भी थी और ये चालू व्यवसाय की अवधारणा का उपसंहार भी था। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहती है कि स्थायी संपत्तियों का लेखा, जो स्थायी संपत्ति का लेखा है आप उस कीमत पर करें जिस कीमत पर आपने उन्हें प्राप्त किया है। प्राप्त करने में खाली उन्हें खरीदना नहीं होता है, उन्हें उसी रूप में प्राप्त करना है जिस रूप में उनकी उपयोगिता है। टीवी आप खरीद के तो ले आए, लेकिन अगर दीवार पे लगा नहीं, बिजली का कनेक्शन हुआ नहीं, तो क्या वो टीवी आपको मिल गई क्या? जब तक वो चल नहीं रही है तो मान लिया उसको इंस्टॉलेशन के जो चार्जेस है वह भी उसको प्राप्त करना ही माना जाएगा। खाली टीवी को खरीद करके घर पे ले आना उसको प्राप्त करना नहीं है, उसको वर्किंग कंडीशन में लाना तक का खर्चा उसको प्राप्त करने का खर्चा माना जाता है। ओके, तो जो भी आपने जिस कीमत पर उसे प्राप्त किया है वही आपकी उसकी लागत है। स्थायी संपत्तियों के लागत मूल्य में स्थायी संपत्तियों के स्थापना संबंधी व्ययों को भी शामिल कर लिया जाता है। स्थापना संबंधी व्यय यानी कि इंस्टॉलेशन चार्जेस। ओके, जैसे टीवी का इंस्टॉलेशन चार्ज क्या है कि जो उसको दीवार वगैरह में लगा देना है। बात समझ गए हैं ना। तो लेखाशास्त्र की ये जो अवधारणा है इसके अंतर्गत संपत्ति के मूल्य में समय समय पर जो होने वाले उच्चावचन है, उच्चावचन यानी कि फ्लक्चुएशन। जैसे कल रात में लाइट बड़ा उच्चावचन कर रही थी, आप कहेंगे उच्चावचन क्या बवाल हो गया? उच्चावचन का मतलब फ्लक्चुएशन, बिजली का जो वोल्टेज है उसका घटना बढ़ना, उसको क्या बोलते हैं? फ्लक्चुएशन, कम ज्यादा होना। तो ऐसे ही मूल्य का कम ज्यादा होना उच्चावचन या फ्लक्चुएशन कहलाता है। तो आपकी किसी भी संपत्ति का बाजार में